स्वागत है आपका बायोलॉजी की ऑनलाइन क्लासों में। हमने पिछले वीडियो के अंदर अध्ययन किया था कि जो पादप जल संबंध के बारे में हमने ये देखा था कि जो जल होता है सभी कोशिकाओं के लिए एक महत्वपूर्ण यौगिक होता है। जल के द्वारा पादपों के अंदर कुछ महत्वपूर्ण क्रियाएं होती हैं। उन क्रियाओं के लिए पौधों की कोशिकाओं में जल होना आवश्यक होता है। इस बारे में हमने देखा था कि पौधों के अंदर 5 महत्वपूर्ण क्रियाएं होती हैं जल के द्वारा। पहली क्रिया है विसरण, दूसरी क्रिया है पारगम्यता, तीसरी क्रिया है परासरण, चौथी क्रिया है जीवद्रव्य कुंचन, जीव द्रव्य कुंचन व जीव द्रव्य विकुंचन। जीव द्रव्य कुंचन व जीव द्रव्य विकुंचन। पांचवी क्रिया है अंतः शोषण। हमने पिछले वीडियो के अंदर विसरण और पारगम्यता के बारे में विस्तार से अध्ययन किया था। आज हम परासरण के बारे में अध्ययन करेंगे। विसरण के अंदर हमने देखा था कि किसी भी पदार्थ के अणु अधिक सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गति करते हैं। विसरण में किसी भी प्रकार के पदार्थ हो सकता है, किसी भी प्रकार के अणु हो सकते हैं, वो अधिक सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गति करते हैं, उसको विसरण कहते हैं। परासरण के अंदर केवल जल के ही अणु होते हैं जो कि कोशिका झिल्ली से होते हुए अधिक सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गति करते हैं। पारगम्यता किसी भी सतह या किसी भी झिल्ली से जो विलायक हैं उनके जो अणु होते हैं आ जा सकते हैं, उस क्रिया को पारगम्यता कहते हैं। आज हम परासरण के बारे में अध्ययन करते हैं। परासरण जल के अणुओं का जो कोशिका झिल्ली होती है, जिसको अर्धपारगम्य झिल्ली भी कहते हैं, उसके द्वारा अधिक सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गति करना परासरण कहलाता है। जीव द्रव्य कुंचन कोशिकाओं का जब जल बाहर निकल जाता है तो कोशिकाएं सिकुड़ जाती हैं, उस क्रिया को जीव द्रव्य कुंचन कहते हैं। और जब जो सिकुड़ी हुई कोशिकाएं होती हैं, उन कोशिकाओं के अंदर जब जल के अणु प्रवेश करते हैं तो कोशिकाएं फूल जाती हैं, उस क्रिया को जीव द्रव्य विकुंचन कहते हैं। अंतः शोषण किसी भी पदार्थ के द्वारा जल के अणुओं को जो अवशोषित करने की क्षमता होती है, जो क्रिया होती है, उसे अंतः शोषण कहते हैं। हम देखते हैं सबसे पहले परासरण। परासरण जल के अणुओं का अधिक कोशिका झिल्ली से होते हुए अधिक सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर
कोशिका झिल्ली है, कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली के एक तरफ जो जल के अणु हैं उनकी अधिक सांद्रता है, अधिक सांद्रता, और दूसरी तरफ सांद्रता कम है। तो जो जल के अणु होते हैं वो कोशिका झिल्ली से होते हुए अधिक सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गति करते हैं। इसी क्रिया को प्राशन कहते हैं। हम ऐसे भी समझ सकते हैं जैसे कि ये कोशिका है, कोशिका की झिल्ली है, कोशिका के अंदर मान लो कि जैसे कि अधिक सांद्रता हो गई जल की, बाहर जो कोई विलयन है उस विलयन के अंदर जल की सांद्रता, जल के अणुओं की सांद्रता कम है, कोशिका के अंदर जल के अणुओं की सांद्रता अधिक है, कोशिका के बाहर जो विलयन है, हमने कोशिका को किसी भी विलयन में रख दिया, किसी भी विलयन में रखा तो उसके अंदर विलयन में जल के अणुओं की सांद्रता कम है। तो इस समय क्या होगा कि जो एक कोशिका झिल्ली ये होगी, जो जल के अणु होते हैं कोशिका झिल्ली से यदि अधिक से कम की ओर आते हैं तो उसे प्राशन कहते हैं। तो जो कोशिका के अंदर जल के अणु हैं वो धीरे धीरे बाहर विलयन में आने लगेंगे। इसी क्रिया को प्रासरण कहते हैं। प्रासरण की जो क्रिया है इसकी खोज एबे नोलेट ने की थी। एबे नोलेट ने प्रासरण की क्रिया की खोज की थी। प्रासरण की क्रिया को समझने के लिए हम एक प्रयोग का अध्ययन करते हैं। प्रयोग प्रासरण की क्रिया को समझने के लिए हमने एक थीसिल कीप ली, थीसिल कीप जिसका एक मुंह चौड़ा होता है। हमने थीसिल कीप ली। थीसिल जो कीप है, थीसिल कीप, थीसिल कीप का आगे का जो मुंह होता है वह चौड़ा होता है। थीसिल कीप का जो आगे का मुंह है इसके ऊपर हमने चरमपत्र बांध दिया। चरमपत्र कोशिका झिल्ली की तरह कार्य करता है। चरमपत्र थीसिल कीप के अंदर हमने शर्करा का घोल भर लिया जिसके अंदर शर्करा की मात्रा बहुत अधिक है, सांद्रता अधिक है। शर्करा का विलयन थीसिल कीप को हमने एक स्टैंड के ऊपर लगा दिया। थीसिल कीप को हमने एक शुद्ध जल से भरे हुए बीकर के अंदर रखे दिया। जल, जल के अंदर विलय पदार्थों की मात्रा बहुत कम है और थीसिल कीप के अंदर जो शर्करा का विलयन है वो अधिक सांद्र है। तो कहने का मतलब है जो जल के अणु है थीसिल कीप के अंदर शर्करा के विलयन की मात्रा अधिक है, शर्करा की मात्रा अधिक है। कहने का मतलब है कि अधिक सांद्र है, विलय पदार्थ के अणु अधिक हैं, लेकिन जल के अणु कम क्या है। विलय पदार्थ के अणु तो ज्यादा है, शर्करा की मात्रा ज्यादा है थीसिल कीप के अंदर, लेकिन जल के अणुओं की मात्रा थीसिल कीप में क्या है, कम है। तो कहने का मतलब थीसिल कीप के अंदर शर्करा का विलयन है इसके अंदर जल की सांद्रता कम है। बाहर हमने जो बीकर लिया उसके अंदर जो जल है
उसके अंदर जो विलय पदार्थ हैं उनकी मात्रा कम है। तो कहने का मतलब ये है कि बीकर के अंदर जो जल की सांद्रता है वो अधिक है। हमने जो थीसिल कीप है इसके ऊपर जो चरमपत्र बांधा, वो चरमपत्र कोशिका झिल्ली की तरह कार्य करता है। तो इस चरमपत्र से होते हुए जल के अणु हैं थीसिल कीप में प्रवेश करने लगेंगे। और जो हमने पहले शर्करा का जब विलयन लिया था उसके ऊपर हमने जहां तक विलयन लिया था उस चिन्ह के ऊपर हमने उसको चिन्ह कर दिया था, उसकी मात्रा को चिन्हित कर दिया था। अब जैसे ही जल के अणु प्रवेश करेंगे तो शर्करा के विलयन का जो स्तर है थीसिल कीप के अंदर धीरे धीरे बढ़ने लगेगा। और जो हमने पहले चिन्ह किया था उससे ऊपर शर्करा के विलयन का चिन्ह आ जाएगा। तो इसका मतलब यह है कि इसके अंदर जब जल के अणु प्रवेश करेंगे तो जो शर्करा के विलयन का स्तर होता है वो ऊपर बढ़े जाता है। जो जल के अणु है अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गति कर रहे हैं चरमपत्र से होते हुए, तो इसी क्रिया को प्रासरण कहते हैं। इस प्रयोग में हमने सबसे पहले एक थीसिल कीप ली जिसका आगे का मुंह चौड़ा होता है। थीसिल कीप के मुंह के ऊपर हमने चरमपत्र बांध दिया। थीसिल कीप के अंदर हमने शर्करा का विलयन लिया और इस शर्करा की जो सांद्रता है वो ज्यादा है। हमने जब शर्करा का विलयन प्रारंभ में थीसिल कीप के अंदर लिया तो शर्करा की विलयन की सांद्रता अधिक है और उसके अंदर जल के अणुओं की सांद्रता कम है। हम इस थीसिल कीप को जल से भरे हुए बीकर के अंदर लगा देते हैं जिससे जो जल है उसके अणुओं की संख्या जल के बीकर के अंदर अधिक है। क्यों है? क्योंकि जल के अंदर विलय पदार्थ की मात्रा कम है। जल के अंदर विलय पदार्थ की मात्रा कम है और थीसिल कीप के अंदर जो विलय पदार्थ शर्करा है उसकी मात्रा अधिक है। तो थीसिल कीप के अंदर जो सांद्रता है विलय पदार्थ की तो ज्यादा है लेकिन जल के अणुओं की सांद्रता कम है। और बीकर के अंदर जो जल के अणु हैं उनकी सांद्रता अधिक है और विलय पदार्थों की सांद्रता कम है। तो इसलिए बीकर के अंदर जो अधिक सांद्रता है जल की, थीसिल कीप के अंदर सांद्रता कम है। तो जो जल के अणु हैं वो थीसिल कीप से होते हुए जल के अणु थीसिल कीप से होते हुए चरमपत्र से होते हुए थीसिल कीप में प्रवेश करेंगे जिससे थीसिल कीप के अंदर जो शर्करा का विलयन होता है उसका जो स्थिरता वो बढ़े जाएगा जल के अणु प्रवेश करेंगे तब। तो इसलिए जो जल के अणु है चरमपत्र अर्थात कोशिका झिल्ली से होते हुए अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गति कर रहे हैं। इसी क्रिया को प्रासरण कहते हैं। सबसे पहले हमने देखा प्रासरण, जल के अणु का कोशिका झिल्ली से होते हुए अधिक सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गति करना प्रासरण कहलाता है। तो इस थीसिल कीप के अंदर जो हमने चरमपत्र बांधा हुआ है कोशिका झिल्ली हो गई। बीकर के अंदर जो जल है उसके अंदर अधिक सांद्रता है जल के अणुओं की। थीसिल कीप के अंदर जो शर्करा का विलयन है उसमें जल के अणुओं की सांद्रता कम है। तो जो जल के अणु है अधिक सांद्रता से चरमपत्र यानी कि कोशिका झिल्ली से होते हुए अधिक से कम की ओर गति करेंगे। इसी क्रिया को प्रासरण कहते हैं। अब देखते हैं पौधों के अंदर प्रासरण का क्या महत्व है।
प्रासरण का महत्व। पौधों के अंदर जो प्रासरण की क्रिया होती है, ये पौधों के लिए एक बहुत उपयोगी क्रिया है। इसके द्वारा पौधों के अंदर अनेक कार्य होते हैं। जैसे पहला कार्य है कि जो प्रासरण की क्रिया होती है, उसके द्वारा जो पौधों की पत्तियां होती हैं वो स्थित बनी रहती हैं। स्थित का मतलब होता है फूली हुई। प्रासरण की क्रिया के द्वारा पौधों की पत्तियां स्थित बनी रहती हैं, फूली हुई रहती हैं, मुरझाती नहीं हैं। दूसरी क्रिया है इसके अंदर प्रासरण के द्वारा पौधों के अंदर कि जो पौधों के मूल रोम होते हैं, पौधों की जड़ों के ऊपर जो मूल रोम होते हैं वो मर्दा में से, मूल रोम मर्दा में से प्रासरण की क्रिया के द्वारा, प्रासरण की क्रिया के द्वारा जल अवशोषित करते हैं, जल अवशोषित करते हैं। तीसरी क्रिया है कि जो प्रासरण की क्रिया के द्वारा पौधों के जो विभिन्न भाग होते हैं, प्रासरण की क्रिया के द्वारा पौधों के विभिन्न भागों में जल का परिवहन होता है। पौधों के विभिन्न भागों में जल का परिवहन होता है प्रासरण की क्रिया के द्वारा। प्रासरण की क्रिया के द्वारा जो पौधों के अंदर स्टोमेटा होते हैं, रंध्र होते हैं, उनकी क्रिया भी संभव होती है। रंध्रों के खुलने की और बंद होने की जो क्रिया होती है वो भी प्रासरण के ऊपर निर्भर करती है। रंध्रों के खुलने व बंद होने की क्रिया प्रासरण के ऊपर निर्भर करती है। तो पौधों के अंदर जो प्रासरण होता है वो एक महत्वपूर्ण क्रिया है। एक उपयोग और है इसका कि जो प्रासरण की क्रिया होती है उसके द्वारा जो पौधों के बीज होते हैं वो अंकुरित होते हैं। बीजों का अंकुरण, बीजों का अंकुरण, तो जो क्रियाएं होती है पौधों के अंदर ये सब प्रासरण के द्वारा संभव है। पहला है पौधों की जो पत्तियां होती हैं प्रासरण की क्रिया के द्वारा स्फीत बनी रहती हैं, अर्थात फूली हुई होती हैं। प्रासरण की क्रिया के द्वारा पौधों के जो मूल रोम होते हैं वो मर्दा में से जल का अवशोषण करते हैं। पौधों के विभिन्न भागों में प्रासरण की क्रिया के द्वारा जल का परिवहन होता है। पौधों के अंदर जो स्टोमेटा होते हैं, रंध्र होते हैं, उनके खुलने व बंद होने की क्रिया भी प्रासरण के ऊपर निर्भर करती है। प्रासरण की क्रिया के द्वारा बीजों का अंकुरण होता है। जो प्रासरण पौधों के अंदर एक महत्वपूर्ण क्रिया है। प्रासरण को दो भागों में बांटा गया है। प्रासरण की क्रिया को दो भागों में बांटा गया है। पहला भाग है, पहला प्रकार है अंतःप्रासरण। प्रासरण के प्रकार, प्रासरण को दो भागों में बांटा गया है। प्रासरण के प्रकार, प्रासरण का पहला भाग है अंतःप्रासरण। अंतःप्रासरण, अंतःप्रासरण का मतलब होता है कि जो जल के अणु होते हैं, जल के अणु होते हैं वो कोशिका झिल्ली से होते हुए कोशिका में प्रवेश कर जाए। कोशिका झिल्ली से होते हुए कोशिका में प्रवेश कर जाए, उस क्रिया को अंतःप्रासरण कहते हैं। अंतःप्रासरण के अंदर जो कोशिकाएं होती हैं वो फूल जाती हैं। और फूलती क्यों है? क्योंकि अंतःप्रासरण की क्रिया के द्वारा जो जल के अणु होते हैं वो कोशिका
जिसके कारण जो कोशिकाएं होती हैं वो फूल जाती है, स्फीत हो जाती है। दूसरा भाग है अंतःप्रासरण का। प्राशन की क्रिया का दूसरा भाग है बहिःप्रासरण या बाह्य प्रासरण। बाह्य प्रासरण के अंदर जो कोशिकाएं होती हैं उनसे जल के अणु धीरे धीरे बाहर निकलने लगते हैं और कोशिकाएं होती हैं वो सलत हो जाती हैं। सलत का मतलब है कोशिकाएं होती हैं वो मुरझा जाती हैं, सिकुड़ जाती हैं या खिंचके जाती हैं। सबसे पहले देखते हैं हम अंतःप्रासरण। हमारे पास कोई पादप कोशिका है, पादप कोशिका। पादप कोशिका को हम किसी अल्प पराशरी विलयन में रखते हैं। अल्प पराशरी विलयन, पादप कोशिका को हम किसी अल्प पराशरी विलयन के अंदर रखते हैं। कहने का मतलब है कि ऐसा विलयन जिसके अंदर जल की सांद्रता अधिक होती है और जो कोशिका के अंदर कोशिका रस होता है, कोशिका द्रव्य होता है, उसमें जो जल के अणुओं की सांद्रता कम होती है। ऐसा विलयन जिसमें जल की सांद्रता कोशिका द्रव्य के अंदर जो जल की सांद्रता होती है उससे अधिक होती है, उसको अल्पप्राशरी विलयन कहते हैं। जब हम पादप कोशिका को अल्पप्राशरी विलयन में रखते हैं तो अल्पप्राशरी विलयन के अंदर जल की सांद्रता अधिक है और कोशिका द्रव्य की सांद्रता, उसमें जो जल है उसकी सांद्रता कम है। तो धीरे धीरे कोशिका झिल्ली से होते हुए जल के अणु हैं वो कोशिका में प्रवेश करने लगेंगे और जो कोशिका होती है वो स्फीत हो जाएगी, कोशिका फूल जाएगी। इसी क्रिया को अंतःप्रासरण कहते हैं। इसका उदाहरण है कि जैसे कि किशमिश होती हैं, किशमिश हम इन्हें पानी में डालते हैं, किशमिश का पानी में फूल जाना। जो किशमिश होती है वो पानी के अंदर फूल जाती है अंतःप्रासरण की क्रिया के द्वारा। जैसे किशमिश एक पादप कोशिका का ही रूप है, पादप कोशिका भी मान सकते हैं किशमिश को। जैसे किशमिश को पानी के अंदर डालते हैं और कुछ समय बाद में 2-3 घंटों बाद में देखते हैं तो धीरे धीरे जल के अणु किशमिश में प्रवेश करने लगते हैं और जो किशमिश होती है वो पानी के अंदर फूल जाती है। दूसरी क्रिया है इसके अंदर कि जैसे कि बहिःप्रासरण। इसके अंदर जो कोशिकाएं होती हैं, जब कोशिकाओं से जल के अणु बाहर आते हैं तो जिसके कारण कोशिकाएं सिकुड़ जाती हैं। बहिःप्रासरण, कोशिकाओं का सिकुड़ना, कोशिकाओं में से जल के अणुओं का बाहर आना। अंतःप्रासरण, कोशिकाओं का फूलना, कोशिकाओं में जल के अणुओं का प्रवेश करना। बहिःप्रासरण, जब हम किसी पादप कोशिका को अतिप्रासरी विलयन में रखते हैं, जब हम पादप कोशिका को अति पराशरी विलयन में रखते हैं
तो पादप कोशिकाएं सिकुड़ जाती हैं। पादप कोशिका अति परिसरी जो विलयन होता है उसका मतलब है कि ऐसा विलयन जिसके अंदर जल के अणुओं की सांद्रता, जल की सांद्रता कम होती है और कोशिका द्रव्य के अंदर जल के अणुओं की सांद्रता अधिक होती है। जैसे हम किसी पादप कोशिका को अतिप्रासरी विलयन, अतिप्रासरी विलयन का मतलब जिसके अंदर जल की सांद्रता कम हो, और किससे कम हो, कोशिका द्रव्य के अंदर जो जल की सांद्रता होती है उससे कम हो, और कोशिका द्रव्य के अंदर जल की सांद्रता अधिक होनी चाहिए और विलयन के अंदर जल की सांद्रता कम होनी चाहिए। ऐसे विलयन को अतिप्रासरी विलयन कहते हैं। अतिप्रासरी विलयन में जब हम किसी पादप कोशिका को रखते हैं, जब किसी पादप कोशिका को रखते हैं तो जो पादप कोशिका होती है उसमें से जल के अणु कोशिका झिल्ली से होते हुए विलयन में आने लगते हैं। जैसे ही जल के अणु कोशिका विलयन में आने लगेंगे तो जो विलयन होता है वो कोशिका की भित्ति के ऊपर दाब लगाएगा, जिससे कोशिका सिकुड़ जाएगी, कोशिका संलग्न हो जाएगी। इसी क्रिया को अति बहिर्प्रासरण कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है कि जो अंगूर होते हैं, अंगूर को सांद्र शर्करा के विलयन में रखने पर, विलयन में रखने पर अंगूरों का पिचक जाना, अंगूरों का सिकुड़ जाना, ये बहिर्प्रासरण का एग्जाम्पल है। अंतःप्रासरण, जब पादप कोशिका को अल्पप्रासरी विलयन में रखते हैं तो जो अल्पप्रासरी विलयन का मतलब होता है कि ऐसा विलयन जिसके अंदर जल की सांद्रता कोशिका द्रव्य की सांद्रता से अधिक होती है, तो उस समय जो जल के अणु होते हैं वो कोशिका में प्रवेश करने लगते हैं अंतःप्रासरण के अंदर, और कोशिकाएं स्फीत हो जाती हैं, फूल जाती हैं। उस क्रिया को अंतःप्रासरण कहते हैं। एग्जाम्पल जैसे हम किशमिश को पानी में रखते हैं तो किशमिश का फूल जाना। बहिर्प्रासरण, जब हमें पादप कोशिका को अतिप्रासरी विलयन में रखते हैं, ऐसा विलयन जिसके अंदर जल की सांद्रता कम होती है और कोशिका द्रव्य के अंदर जल की सांद्रता अधिक होती है, जिसके कारण अधिक से कम की ओर जो जल के अणु होते हैं वो गति करेंगे, अर्थात वो पादप कोशिकाओं से जल के अणु बाहर निकलने लगेंगे, विलयन में आने लगेंगे और पादप कोशिकाएं सिकुड़े जाएंगी। उसी क्रिया को बहिर्प्रासरण कहते हैं। जैसे जो अंगूर होते हैं, अंगूरों को हम जब शर्करा के अधिक सांद्र विलयन में रखते हैं तो अंगूर पिचके जाते हैं। ये क्रिया बहिर्प्रासरण को प्रदर्शित करती है। इस प्रकार से प्रासरण को दो भागों में बांटा गया, अंतःप्रासरण और बहिर्प्रासरण। अंतःप्रासरण में जल के अणु प्रवेश करते हैं कोशिकाओं में, और बहिर्प्रासरण के अंदर जो जल के अणु होते हैं वो कोशिकाओं से बाहर निकलते हैं। हमने तीन महत्वपूर्ण क्रियाओं के बारे में अध्ययन किया, विसरण, पारगम्यता और परासरण। चौथी क्रिया है जीव द्रव्य कुंचन या जीव द्रव्य विकुंचन। जीव द्रव्य कुंचन, जीव द्रव्य विकुंचन, ये भी एक प्रकार से प्रासरण ही है। अंतःप्रासरण और बहिर्प्रासरण को प्रदर्शित करते हैं जीव द्रव्य कुंचन और विकुंचन। वो भी देखते हैं इस प्रकार से। हमारे पास चौथी क्रिया है जीव द्रव्य कुंचन
वह जीव द्रव्य विकुंचन, जीव द्रव्य कुंचन जिसमें कोशिकाएं सिकुड़ जाती हैं, और जीव द्रव्य विकुंचन जिसमें कोशिकाएं फूल जाती हैं। तो ये क्रियाएं किस प्रकार से होती हैं ये देखते हैं। सबसे पहले जीव द्रव्य कुंचन। जीव द्रव्य कुंचन का मतलब है कि जब हम कोशिकाओं को अति परासरी विलयन में, अति परासरी विलयन में रखते हैं, तो अति परासरी विलयन अभी हमने देखा था, ऐसा विलयन जिसके अंदर जल की सांद्रता, कोशिका द्रव्य के अंदर जो जल की सांद्रता है उससे कम होती है, उसको अति परासरी विलयन कहते हैं। कहने का मतलब अति परासरी विलयन के अंदर जो विलय पदार्थ होते हैं वो अधिक मात्रा में होते हैं, वो अधिक सांद्र होते हैं। जब हम जीव द्रव्य कुंचन की क्रिया को देखते हैं तो उसमें जब हम किसी पादप कोशिका को अति परासरी विलयन में रखते हैं, पादप कोशिका को अति परासरी विलयन जिसके अंदर जल की सांद्रता क्या होती है, कम, और कोशिका में जल की सांद्रता अधिक होती है, तो उस समय जो जल के अणु होते हैं कोशिका से बाहर निकलने लगते हैं, और जो कोशिकाओं का कोशिका द्रव्य और जो केंद्रक होता है उनको दोनों को सम्मिलित रूप से जीव द्रव्य कहते हैं। कोशिका के अंदर केंद्रक प्लस कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य दोनों को जीव द्रव्य कहते हैं। तो जीव द्रव्य कुंचन, जब हमें कोशिका को अति परासरी विलयन में रखते हैं, कोशिका को अति परासरी विलयन में रखते हैं, तो कोशिकाओं के अंदर से जो जल के अणु होते हैं बाहर निकलने लगते हैं, और कोशिका के अंदर जो केंद्रक होता है, कोशिका द्रव्य होता है, जल के अणु बाहर निकलने के बाद में केंद्रक और कोशिका द्रव्य दोनों को जीव द्रव्य कहते हैं। तो केंद्रक और कोशिका द्रव्य दोनों सिकुड़कर एक जगह हो जाते हैं, और कोशिका होती है वह पिचके जाती है, सलग हो जाती है। तो इसी क्रिया को जीव द्रव्य कुंचन कहते हैं। कहने का मतलब बहिःप्रासरण, बहिःप्रासरण के अंदर जल के अणु बाहर आ रहे थे और कोशिका सलग हो जाती है, पिचक जाती है। जीव द्रव्य कुंचन में जब कोशिका को हम किसी अधिक सांद्र विलयन या अति परासरी विलयन में रखते हैं तो जल के अणु कोशिकाओं से बाहर निकलने लगते हैं, कोशिका भित्ति के ऊपर दबाव पड़ता है विलयन का, तो कोशिका का जो केंद्रक होता है और कोशिका द्रव्य होता है वह सिकुड़कर एक जगह हो जाता है। उसी क्रिया को जीव द्रव्य कुंचन कहते हैं। जीव द्रव्य विकुंचन जब हम कोशिका को अल्प परासरी विलयन में रखते हैं, कोशिका को अल्प परासरी विलयन में रखते हैं, तो कोशिकाओं के अंदर जल के अणु प्रवेश करने लगते हैं, और जो कोशिकाएं होती हैं वो फूल जाती हैं। उस क्रिया को जीव द्रव्य विकुंचन कहते हैं। कहने का मतलब जिस कोशिका का जीव द्रव्य कुंचन हो गया, उस कोशिका को जब हम शुद्ध जल में रखते हैं तो वो कोशिका वापस फूल जाती है। उस क्रिया को जीव द्रव्य विकुंचन कहते हैं। जीव द्रव्य कुंचन और जीव द्रव्य विकुंचन की जो क्रियाएं होती हैं वो एक तरह से कहने का मतलब है सक्रिय कोशिकाओं में ही होती हैं। जो जीवित कोशिकाएं होती हैं उन्हीं के अंदर होती हैं। जीव द्रव्य कुंचन और जीव द्रव्य विकुंचन को समझने के लिए हम एक प्रयोग देखते हैं। पहला प्रयोग जीव द्रव्य कुंचन और विकुंचन की क्रिया को समझने के लिए, जैसे कि हमने किसी भी पादप की जो पत्ती है
पत्ती का जैसे कि हमने हाइड्रिला पादप है तो उसकी पत्ती ले ली, या किसी भी पादप की पत्ती ले लेते हैं। लगभग जो जलीय पादप लेते हैं उसकी बढ़िया रहती है, क्योंकि उसकी पत्तियों के अंदर जल अधिक होता है, तो वो उसकी क्रिया थोड़ी ज्यादा स्पष्ट दिखाई देती है। तो जैसे कि हमने जलीय पादप किसी भी पादप की पत्ती ले ली और उस पत्ती को हमने 10 से 15% शर्करा या नमक का जो विलयन होता है उसमें रखते हैं। तो जैसे हम पत्ती को रखते हैं 10 से 15% शर्करा का या नमक का जो विलयन है उसके अंदर, तो जो कोशिकाएं होती हैं उनसे जल के अणु बाहर निकलने लगते हैं और जिन पत्तियों को हमने रखा वो पत्तियां सिकुड़ जाती हैं। तो कहने का मतलब कोशिकाएं सलत हो जाती हैं, उस क्रिया को जीवद्रव्य कुंचन कहते हैं। इसी कोशिका को वापस हम जब शुद्ध जल में रखते हैं तो जल के अणु प्रवेश करने लगते हैं और कोशिकाएं वापस क्या होती है, फूल जाती हैं। इस क्रिया को जीवद्रव्य विकुंचन कहते हैं। तो जीवद्रव्य कुंचन तो बहिःप्राशन की तरह क्रिया है और जीवद्रव्य विकुंचन है वो एक तरह से अंतःप्राशन है। दूसरा प्रयोग है, हमने रोहियो डिस्कलर पादप की पत्तियां ली, पादप की पत्तियां हमने ली। रोहियो डिस्कलर पादप की जो अधिचर्म है उसकी हमने कोशिकाओं को काट लिया और उन कोशिकाओं को हम सूक्ष्मदर्शी में देखते हैं तो इसकी कोशिकाओं के अंदर जो जीवद्रव्य होता है वो बैंगनी रंग का होता है, बैंगनी रंग का जीवद्रव्य। जैसे हम रोहियो डिस्कलर पादप की पत्तियों को शर्करा के विलयन में रखते हैं, पत्तियों को शर्करा के विलयन में, तो कोशिकाओं के अंदर से जल के अणु बाहर आने लगते हैं और कोशिका सिकुड़ जाती है। फिर हम इस कोशिकाओं को जब सूक्ष्मदर्शी में देखते हैं तो कोशिकाओं का जो बैंगनी रंग का जो भाग था वो हमें कम दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि कोशिकाएं सिकुड़ गई, उनका जीवद्रव्य एक जगह हो गया, तो इसलिए कोशिकाओं के अंदर जो जल के अणु थे वो बाहर आ गए और कोशिकाएं सिकुड़ गई, बैंगनी रंग का क्षेत्र कम हो गया। तो इसका मतलब है कि जीवद्रव्य विकुंचन की क्रिया हो गई, कोशिकाएं सिकुड़ गई, कुंचन हो गया। जैसे हम इस कोशिका को वापस, जो जीवद्रव्य कुंचित कोशिका है, इसको वापस से शुद्ध जल में रखते हैं तो शुद्ध जल के अणु कोशिका में प्रवेश करने लगते हैं और कोशिकाएं फूल जाती हैं, बैंगनी रंग का जो क्षेत्र होता है वो फैल जाता है। तो इस क्रिया को जीवद्रव्य विकुंचन कहते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि कोशिका के अंदर विभिन्न प्रकार के दाब कौन से हैं और वो दाब एक दूसरे को किस प्रकार से प्रभावित करते हैं, कोशिकाओं के ऊपर अपना क्या प्रभाव डालते हैं, हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो। धन्यवाद।